आज के एपिसोड की शुरुआत मुन्ना के अंतिम संस्कार से होती है। मुन्ना की पत्नी माधुरी फिर एक बार सफेद साड़ी में लिपट जाती है और अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। मीडिया के सामने माधुरी बोलती है कि आज मैं विधवा नहीं हुई, बल्कि आपकी प्रदेश की बेटी विधवा हुई है। हम फिर भी डटे रहेंगे ताकि हमारे परिवार पर यानी आप सब पर कोई आँच न आए। प्रदेश साफ होगा, वो भी कानून के दायरे में रहकर होगा। जय हिंद। माधुरी यह कहकर वहाँ से चली जाती है और आगे जाकर अपने सेक्रेटरी से कहती है कि मुन्ना की मौत के जिम्मेदार मिर्जापुर की गद्दी है और अब हमारा मकसद है उस गद्दी को खत्म करना। इधर रमाकांत पंडित कोर्ट में कबूल करता है कि मैंने एसएसपी मौर्य को मारा है, इसलिए हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए। मगर जज अगली पेशी तक के लिए रमाकांत पंडित को जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। जेल जाते वक्त गुड्डू पंडित अपने पापा से मिलने आता है, जहाँ पर वह अपने पिता को समझाता है कि उन्हें अपना केस खुद लड़ना चाहिए। मगर रमाकांत जी मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि थाने में खड़ा स्कूटर घर छोड़ देना। रमाकांत जी ने एसएसपी मौर्य को इसलिए मारा ताकि इलीगल काम कर रहे गुड्डू पंडित यानी अपने बेटे को एनकाउंटर से बचा सके। शरद माधुरी से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं। माधुरी इस वक्त प्रदेश की मुख्यमंत्री है। शरद अपना सपोर्ट दिखाते हैं और वह बोलते हैं कि मुन्ना भैया हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा आपके सपोर्ट में रहूंगा। मगर माधुरी जी कहती है कि सपोर्ट देने से आपके द्वारा किए गए इलीगल कामों पर छूट नहीं मिलेगी, याद रखना। अभी भी किसी को पता नहीं कलीन भैया कहाँ हैं। इधर गोलू कलीन भैया को ढूंढने निकल पड़ती है। एक खबरी उनकी मदद करता है, मगर वहाँ जाकर पता लगता है गोलू और उसके आदमियों को कि वहाँ पर कलीन भैया नहीं बल्कि कोई और ही अपना इलाज करवा रहा है। यह देखकर गोलू वहाँ से निकल रही होती है, तभी वहाँ के लोग गोलू और उसके आदमियों को घेर लेते हैं। तब पहली बार गोलू की मुलाकात वहाँ के बाहुबली यानी वहाँ के बड़े गुंडे से होती है, जो उसे औरत कहकर छोड़ देता है। साथ में यह भी क्लियर करता है कि अभी तय नहीं हुआ कि गुड्डू पंडित गद्दी पर बैठेंगे यानी पूरा पूर्वांचल चलाएंगे। यह तय सभी बाहुबली की मीटिंग के बाद होगा। इधर गुड्डू भैया अपने पापा का स्कूटर चलाकर घर छोड़कर आते हैं, जहाँ पर वह अपनी मम्मी से मिलते हैं। इधर माधुरी पुलिस कमिश्नर को गुड्डू को मारने को कहती है, मगर साथ में क्लियर कर देती है कि उनका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इधर गुड्डू पंडित के घर में टेंशन का माहौल होता है क्योंकि मीटिंग होने वाली है, वो भी पूर्वांचल की गद्दी के लिए। इधर शरद अलग अलग बाहुबली से मिलता है ताकि वह भी गद्दी का परफेक्ट दावेदार लगे। गोलू गुड्डू को कन्विंस करती है मीटिंग अटेंड करने के लिए। उसे समझाती है कि बाहुबली की मीटिंग अटेंड करना कितना जरूरी है, अगर नहीं जाएंगे तो गलत मैसेज जाएगा हमारे बारे में। फाइनली गुड्डू मान जाता है। मीटिंग में अलग अलग जगह के बाहुबली आते हैं। वहाँ पर गुड्डू पंडित देर से पहुँचता है। मीटिंग के दौरान शरद और गुड्डू में बहस हो जाती है। उनका पैशन देखकर मुनेवर कहता है, आप दोनों के पास दशहरा तक का वक्त है, अपने आप को साबित कीजिए और गद्दी पर बैठ जाइए। मगर याद रहे, इस दौरान कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। मीटिंग वहीं समाप्त हो जाती है। शरद का कॉन्फिडेंस देखकर गोलू समझ जाती है कि कलीन भैया इन्हीं के पास है। आखिर में शरद कलीन भैया से मिलने एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं, मगर कलीन भैया अभी भी बेहोश या कहे जीने मरने की हालात में है। कहानी की शुरुआत उन्नाव से होती है, जहाँ पर 4 लोग मिलकर 3 आदमियों को पेड़ से बांधकर उन्हें गोलियों से छल्ली कर देते हैं। फिर पता लगता है कि वह 4 लोग पुलिस वाले हैं और जिन्हें मारा गया है वह गुंडे थे। दादा त्यागी भी कलीन भैया के साथ काम करते हैं और उनके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। दादा त्यागी के 2 बेटे थे, पहला भरत त्यागी और दूसरा छोटा बेटा शत्रु त्यागी। दोनों की लड़ाई में भरत त्यागी मारा गया, मगर सबको लगता है कि शत्रु त्यागी मारा गया है क्योंकि वह दोनों हमशक्ल थे और अब शत्रु भरत बनकर रह रहा है। दादा त्यागी गोलू को मरा हुआ देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने छोटे बेटे को गोलू की वजह से खोया। गोलू और शत्रु एक दूसरे से प्यार करते थे। माधुरी के कहने पर पुलिस गुड्डू पर बंदूक से निशाना बनाती है, मगर उन्हें सिर्फ गुड्डू मारना है, गोलू या बीना नहीं। लेकिन एक बार फिर गुड्डू निशाने से बाहर चला जाता है। गुड्डू बिजनेस को फिर से चालू मोड़ पर लाना चाहता है, जो कलीन भैया का है। गोलू कॉलेज से कुछ नए यंगस्टर्स उठाती है जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इनका बंदूक बनाने का कारखाना है। गुड्डू और उसके आदमी फैक्ट्री के वर्कर्स से ओवरटाइम करवाते हैं ताकि बिजनेस थोड़ी स्पीड पकड़े। इधर रमाकांत जी के साथ पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले बदसलूकी करते हैं। इधर गुड्डू और गोलू को पता लगता है कि जेपी के सारे खेत मुन्ना त्रिपाठी के नाम है और उनकी बेनिफिशियरी माधुरी है। यह सुनकर गुड्डू, गोलू और बीना त्रिपाठी को गुस्सा आता है। तब बीना कहती है, अफीम का नेटवर्क फिर से ओपन कर दीजिए, शायद सब कुछ ट्रैक पर आ जाए। इधर शरद लगातार अपना दबदबा बनाना चाहता है और गद्दी के दावेदार
चौकीदार गुड्डू को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इधर कैबिनेट में सीएम माधुरी को एहसास होता है कि उन्हीं के मिनिस्टर्स उनके खिलाफ हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स को माधुरी की लीडरशिप पर विश्वास नहीं। मंत्री सोलंकी कैबिनेट मीटिंग में माधुरी के खिलाफ बोलता है, मगर माधुरी हर सवाल का जवाब टक्कर से देती है। गुड्डू को मारने के लिए आईजी दुबे का भेजा ऑफिसर एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक गुड्डू को एज अ चीफ गेस्ट बुलाएंगे, वो भी बॉडी बिल्डिंग के कॉन्टेस्ट में, जहां पर जब गुड्डू पंडित इनाम पेश करेंगे तब उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया जाएगा। उस कॉन्टेस्ट का इनविटेशन दिया जाता है गुड्डू पंडित को, मगर गोलू मना करती है जाने को, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर इनविटेशन मिला है। मगर गुड्डू को बॉडी बिल्डिंग देखने का बहुत शौक है और उसे लगता है कि यही मौका है जहां वह लोगों तक अपना रुतबा पहुंचाएगा। मगर गोलू को अभी भदोई जाना है किसी काम के सिलसिले में। गोलू कहती है कि हमारे बिना मत जाना, खतरा हो सकता है। इधर गोलू भदोई के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर वह एक छोटे मंत्री से मिलती है। पहले उसे डराती है और फिर कहती है अगर आगे बढ़ना है तो हमारे लिए जेपी यानी जयप्रकाश यादव का पता कीजिए। यह कहकर गोलू वहाँ से चली जाती है। इधर मना करने के बावजूद गुड्डू गोलू के बिना बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट पर पहुँच जाता है। पुलिस वाले वर्कर्स की ड्रेस पहनकर वहाँ खड़े होते हैं। इधर गोलू भी पुलिस ट्रैफिक चेकिंग में फंस जाती है। इधर कॉन्टेस्ट में धीरे धीरे गुड्डू के आदमियों को पुलिस वाले मारने लगते हैं। माधुरी को इस प्लान की खबर होती है और वह एक्शन लेने को कहती है। उस कॉन्टेस्ट में भोजपुरी फिल्म स्टार सुट्टन झा को भी बुलाया जाता है। वह एक दो बार गुड्डू भैया का मजाक उड़ाता है, मगर जब उसे गुड्डू का स्टेटस पता लगता है तब वह चुपचाप बैठ जाता है। स्टेज पर जाने से पहले ही गुड्डू सुट्टन झा को झापड़ मारता है। तभी वर्कर्स के भेस में पुलिस वाले गुड्डू से लड़ पड़ते हैं और बंदूकें चलने लगती हैं और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मुठभेड़ में काफी पुलिस वाले मारे जाते हैं। इधर गोलू अपने पापा जो पुलिस में है और उस वक्त वहीं ड्यूटी पर होते हैं, उनसे कहकर रास्ता साफ करवाती है, क्योंकि गोलू को पहले ही शक हो गया था कॉन्टेस्ट को लेकर। गोलियों की आवाज की वजह से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर वहां पर गोलू पहुंच जाती है। गुड्डू सुट्टन झा को गोली मारकर जमीन पर पड़े ऑफिसर के हाथ में बंदूक पकड़ा देता है। ऑफिसर उस वक्त घायल और बेहोश होता है। इसके बाद गुड्डू और गोलू अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह जब मीडिया वहां पहुंचती है तब यह इंसिडेंट देखकर पब्लिक सीएम माधुरी के खिलाफ होने लगती है। इधर गुड्डू भैया चौराहे पर बनी कलीन भैया की मूर्ति तोड़ देता है और वहाँ खड़ी पब्लिक उसका समर्थन करती है। आखिर में हम देखते हैं कलीन भैया को होश आ जाता है। कहानी की शुरुआत पुलिस स्टेशन यानी जेल से होती है, जहाँ पर रमाकांत से मिलने उनकी बेटी डिम्पी का बॉयफ्रेंड रोबिन आता है, जो उन्हें खुद का केस लड़ने के लिए कन्विंस करता है। मगर रमाकांत मानते नहीं हैं, उल्टा उसे डिम्पी और उनकी पत्नी वासुदा का ध्यान रखने को बोलते हैं। इधर कलीन भैया के होश में आने के बाद शरद उनसे मिलने जाता है, मगर कलीन भैया शरद से उसे बचाने का रीजन पूछते हैं। तब शरद बोलता है कि एक बार अपने पापा को खो चुका हूँ और दोबारा आपको नहीं खोना चाहता था। आपको फिर से एक बार अपना दबदबा बढ़ाना होगा और गुड्डू को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद शरद की माता उसे समझाती है कि उसे कलीन भैया की जिंदगी में मुन्ना की जगह लेनी होगी, तभी उनके घाव भरेंगे। इधर भरत त्यागी यानी शत्रु भरत बनकर गोलू को फोन करता है, मगर गोलू को उनकी किसी बात पर दिलचस्पी नहीं होती। गुड्डू भैया लोकसभा रखता है, जहां पर वह मिर्जापुर के लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। गोलू को उसी छोटे मंत्री का कॉल आता है और वह बताता है कि जेपी मिल गया है। यह बात सुनकर गोलू खुश हो जाती है। इधर मंत्री सोलंकी अपनी आने वाली स्पीच के लिए घर पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर आईजी दुबे उनसे मिलने आता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग वाले इंसिडेंट के बाद उनकी वर्दी उतर जाती है। तभी सीएम माधुरी की एक वीडियो रिलीज होती है, जहां पर माधुरी मीडिया के सामने बॉडी बिल्डिंग वाले इंसिडेंट पर घायल हुए लोगों को मुआवजा देने की बात कहती है। माधुरी अपने असिस्टेंट के साथ डिस्कस करती है कि कैसे उनकी इमेज फिर से सही की जाए, जिसके लिए उन्हें फंड की जरूरत है। तब जाकर माधुरी शरद से मिलती है और उसे उन खेतों के बारे में बताती है जो मुन्ना के नाम थे और अब उसके हिस्से में आते हैं। मगर माधुरी साफ कर देती है कि वह लाला की बेल नहीं कराएगी। लाला इस वक्त जेल में है। लाला का नेटवर्क अफीम बेचने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। माधुरी के खेतों में भारी मात्रा में अफीम उगी है। उन खेतों की अफीम देने के बदले एडवांस 5 करोड़ की माधुरी मांग करती है शरद से, मगर शरद कहता है अभी फसल कटेगी फिर बिकेगी, उसके बाद मेरे पास पैसे आएंगे। मगर माधुरी का सेक्रेटरी नहीं मानता और एडवांस में 5 करोड़ की मांग करता है। इधर जेल में लाला रमाकांत से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर रमाकांत पीछे हट जाते हैं। तभी रमाकांत और गेरुआ की ड्यूटी साथ में रसोई में लगती है। सभी लोग रमाकांत को बोलते हैं कि
गेरुआ वकीलों से नफरत करता है और वह वकीलों को जान से मार देता है। इधर छोटे यानी शत्रु त्यागी हर वह काम करता है भरत बनकर जो बड़े यानी भरत त्यागी करता था। दादा त्यागी कलीन भैया को समझाते हैं कि उन्हें खुद को संभालना होगा, तभी फिर से वह अपना राज्य खड़ा कर पाएंगे। एक तरफ जेल में गेरुआ रमाकांत के सामने झुकता है और उसे कहता है कि उसकी बेल की पिटीशन डाल दे। रमाकांत कहते हैं कि मैं ही क्यों। तब गेरुआ कहता है कि उन दरिंदों ने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया था, मगर वकीलों ने सिर्फ मेरा फायदा उठाया, इसलिए मैंने उन 5 लोगों को खुद मार डाला। पर मेरा बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वरना उनके आदमी मेरे परिवार वालों को जीने नहीं देंगे। यह सुनकर रमाकांत जी का दिल गेरुआ के लिए करुणा से भर जाता है। एक तरफ शरद लाला को समझाता है कि वह अपने नेटवर्क से हमारा माल बिकवाएगा तो जेल में बैठे बैठे मुनाफा कमाएगा। वसुधा पंडित यानी रमाकांत की पत्नी उनसे मिलने जेल आती है, जहाँ पर वह अपने पति के सामने अपना दुख जताती है। कोर्ट में फाइनली रमाकांत अपना केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जज उसे केस लड़ने की इजाजत देते हैं और नेक्स्ट ट्रायल 2 हफ्ते बाद का होता है। इधर माधुरी आईजी दुबे को गीता पर हाथ रखकर झूठ बोलने को कहती है। कहानी की शुरुआत भरत त्यागी से होती है, जो वेश्याओं से मिलने कोठा जाता है। भरत लाइन से खड़ी लड़कियों में से 2 लड़कियां चुनता है और उन्हें कमरे में ले जाता है। छोटे बाल वाली लड़की अपना टॉप उतारती है और दूसरी अपना ब्लाउज का हुक खोलती है। तभी भरत छोटे बाल वाली लड़की को कुर्सी पर बैठने को बोलता है। तभी वह अपनी बेल्ट निकालकर दूसरी लड़की की पीठ पर मारने लगता है। यह दृश्य काफी डरावना होता है। इधर बलिया में लाला के घर में पुलिस वाले छानबीन कर रहे होते हैं। तभी लाला की बेटी शबनम से मिलने प्यारे लाल आते हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं। वह शबनम को बोलता है कि अपने पिताजी से कहिए कि अपना नेटवर्क खोलने को, वरना हम डील किसी और से शुरू कर देंगे। प्यारे लाल लाला के साथ मिलकर अफीम का व्यापार करता है। इसके बाद हम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर रमाकांत अपना केस लड़ रहा है। वह एसएसपी मौर्य की पत्नी से सवाल करता है, जिसके बाद वह कोर्ट में प्रूफ कर देते हैं कि वह और एसएसपी मौर्य साथ में काम करते थे। तभी एसएसपी मौर्य का वकील आईजी दुबे को एज अ विटनेस बुलाता है। आईजी दुबे जज के सामने बोलते हैं कि एसएसपी मौर्य और रमाकांत मिलकर काम नहीं कर रहे थे। एसएसपी मौर्य गुड्डू पंडित को गिरफ्तार करने वाले थे, मगर रमाकांत जी ने गुड्डू पंडित को बचाने के लिए मौर्य का मर्डर किया। तब रमाकांत बोलते हैं, जज साहब मैं अपना केस ईमानदारी से लड़ रहा हूँ और कुछ नहीं। यह सुनकर जज साहब नई तारीख को फैसला सुनाने की बात कहते हैं। इधर शबनम अपने अब्बू से मिलने जेल जाती है, जहाँ पर वह लाला को समझाती है कि शरद आपसे हाथ इसलिए मिला रहा है ताकि वह गुड्डू पंडित को कमजोर कर सके, मगर मैं सुरक्षित ज्यादा गुड्डू पंडित के साथ हूँ। लाला एक कागज में फोन नंबर लिखकर शबनम को देता है, उसे अपना ख्याल रखने को बोलता है। इधर शबनम फोन करती है उस नंबर पर, तब उसे जवाब इतना मिलता है कि फेस टू फेस बात होगी। इसके बाद शबनम त्रिपाठी कोठी जाती है, जहाँ पर शबनम गुड्डू से मिलती है। तभी गोलू डिम्पी से मिलकर कोठी आती है और शबनम को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। शबनम सबके सामने कहती है कि अफीम का व्यापार हमारे साथ करो, मुनाफा दोनों का होगा। मगर गुड्डू शबनम को समझाता है कि इन सब में मत पड़ो और घर जाओ, मगर शबनम मानती नहीं है और बोलती है कि अगर आप यह डील नहीं करोगे तो मैं शरद के साथ काम करूंगी। यह सुनकर गोलू हाँ बोल देती है। गुड्डू भी दुखी मन से हामी भरता है, मगर इस डील के लिए शबनम गोलू को ना चुनकर गुड्डू को मेन पार्टी से मिलने के लिए बोलती है। गोलू सारा बिजनेस संभालती है, मगर इस डील के लिए गुड्डू शबनम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर गोलू वहाँ से गुस्से में उठकर चली जाती है, मगर वह सभी गार्ड्स और ड्राइवर्स को बोलती है कि इस सफर में गुड्डू भैया का ध्यान रखना। इसके बाद गुड्डू नेपाल के काठमांडू जाता है। वह लोग एक आलीशान कसिनो जाते हैं। फाइनली गुड्डू अकेला मेन पार्टी से सीक्रेट रूम में मिलता है। गुड्डू अपनी समझदारी से मेन पार्टी को इम्प्रेस कर देता है और डील पक्की हो जाती है। यह बात गुड्डू अपने होटल रूम से फोन करके डील के बारे में गोलू को बताता है। इधर रात के समय त्रिपाठी कोठी में गोलू को फोन आता है कि जेपी मिल गया है, मगर वह इन्फॉर्मर अब भरत त्यागी के लिए काम करता है। वह इन्फॉर्मर गोलू को मिलने के लिए बुलाता है। गोलू मिलने के लिए हाँ बोल देती है। इधर होटल में शबनम और गुड्डू साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कहानी की शुरुआत रोबिन से होती है, जो रात के समय घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा होता है और उसके बगल में पैसों से भरे 2 बैग रखे होते हैं। तभी वहाँ पर गोलू गाड़ी से आती है और गाड़ी से उतरकर तेजी से रोबिन की ओर जाती है। तभी रोबिन कहता है कि सडनली अकाउंट बंद करने की बात कहाँ से आई।
गोलू कहती है अर्जेंट फंड की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए अकाउंट से सारा पैसा निकलवा लिया। यह सुनकर रॉबिन कहता है कि गोलू जी, रिस्क उतना लेना चाहिए जितना नुकसान उठा सको। मगर गोलू मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और सीधा फैक्ट्री पहुँचती है और टेबल पर पैसे और बंदूक रखती है और कुछ पहलवान लोगों को बुलाती है कि हमें सडन अटैक करना होगा सिवान पर। मर्जी आप लोगों की है, अगर साथ चलना है तो पैसे और बंदूक उठाओ। मगर पहलवान लोग बोलते हैं कि गुड्डू भैया के बिना अटैक करना सही नहीं है। मगर गोलू कहती है गुड्डू भैया का वेट नहीं कर सकते, पैसा एडवांस दे रही हूँ, इसलिए चलना है तो बंदूक उठाओ। सभी पहलवान साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। गोलू सभी आदमियों के साथ सिवान पहुँच जाती है। वही इन्फॉर्मर गोलू को एक हवेली ले जाता है और इन्फॉर्मर बाहर से ही वापस चला जाता है। गोलू पहरेदारों को मारकर अंदर घुसती है और बड़ी आसानी से हवेली के अंदर घुस जाती है। तभी वह एक कमरे की खिड़की से झांकती है। वह देखती है कलीन भैया बेड पर लेटे हैं। यह देखकर तभी गोलू की दिमाग की घंटी बजती है कि यह इतना आसान नहीं हो सकता। तभी गोलू के आदमियों पर गोली चल जाती है और सभी लोग मारे जाते हैं। इधर गोलू कलीन भैया वाले कमरे में घुसकर नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। जब बाहर सन्नाटा हो जाता है तब गोलू हिम्मत बढ़ाकर बंदूक उठाती है, मगर वह तभी कलीन भैया की तरफ देखती है और उसकी तरफ बंदूक उठाती है। मगर तभी गोलू के पेट पर गोली लगती है। वहीं पर गोलू बेहोश हो जाती है और उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि भरत यानी शत्रु होता है। वह इन्फॉर्मर भरत से मिला होता है। अब कहानी केंद्रीय कारागार यानी जेल पहुंच जाती है। तभी वहां पर नए कैदी लाए जाते हैं। उनमें से एक कैदी कवि सम्मेलन वाला रहीम होता है। जेल को देखकर रहीम थोड़ा घबराता है। तभी वहां पर दादागिरी करने वाले कैदी रहीम के बैग की तलाशी लेते हैं। वह बताता है कि वह कविता गाता है। तभी दादागिरी वाला कैदी उसे कविता गाने को सबके सामने कहता है। रहीम ऐसी कविता गाता है जिससे दादागिरी वाले कैदी की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। वह रहीम को मारने को दौड़ता है, मगर रमाकांत उस रहीम को बचा लेता है। इधर त्यागी हवेली में कलीन भैया लेटे हुए हैं और दादा त्यागी, शरद शुक्ला और भरत त्यागी आपस में बात कर रहे हैं। तभी शरद भरत से पूछता है कि कौन था जिसने हमला किया, गोलू या गुड्डू। भरत शरद से कहता है दोनों में से कोई नहीं, जो लीड कर रहा था वह भी मारा गया, मगर आदमी उन्हीं के थे। यह सुनकर शरद थोड़ा सोचता है और कहता है कि गुड्डू कभी भी आदमी लोग को भेजकर हमला नहीं करवाता, गद्दी पर हक जताने के लिए वह खुद आता। कुछ तो अजीब है। तब भरत बोलता है सिवान में ऐसा कोई नहीं जो त्यागी से लड़ जाए। यह सुनकर शरद कहता है कि अब कलीन भैया मेरे घर में ज्यादा सेफ रहेंगे। इसके बाद भरत और दादा गाड़ी में टोल नाके के पास होते हैं और भरत अपने आदमियों से पूछ रहा होता है कि नाकाबंदी बराबर है ना। वह आदमी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि हमारे इजाजत के बिना अंदर कोई नहीं जा सकता। इधर त्रिपाठी कोठी पर रात के समय गुड्डू फाइनली वापिस आता है। वापिस आते ही गोलू के बारे में पूछता है, मगर गोलू घर पर नहीं होती। इसके बाद वह डिम्पी यानी अपनी बहन को फोन करके गोलू के बारे में पूछता है, मगर गोलू वहाँ नहीं होती। गुड्डू को गोलू कहीं नहीं मिलती। इसके बाद गुड्डू परेशान होने लगता है। तभी एक नया आदमी बताता है कि वह मिर्जापुर के बाहर हमला करने के लिए गई थी आदमियों के साथ। सुबह का समय। इधर शरद शुक्ला की कोठी पर कलीन भैया का वेलकम शरद की माता करती है। तभी शरद को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गुड्डू अपने आदमियों के साथ शहर में घुस रहा है। यह सुनकर शरद भी अपने आदमियों के साथ बाजार की तरफ जाते हैं और बाजार बंद करवाते हैं। दूसरी तरफ गुड्डू भी नाकाबंदी तोड़कर शरद की गाड़ी के सामने रुकता है। अब दोनों गाड़ी से उतरकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। शरद को लगता है कि गुड्डू कलीन भैया के लिए आया है, मगर गुड्डू यहाँ गोलू को ढूंढते हुए आया है। गुड्डू शरद से गोलू के बारे में पूछता है। शरद कंफ्यूज होता है और बोलता है कि अगर गोलू यहाँ होती तो तुम इतनी आसानी से जौनपुर न घुस पाते। गोलू हमारे पास नहीं है। गुड्डू गुस्से में कहता है कि फिर गोलू कहाँ है और शरद पर बंदूक तान देता है। तभी दोनों की मोबाइल की घंटी बजती है और इधर मुनव्वर कुर्सी में बैठकर आराम से दो फोन से शरद और गुड्डू को समझाता है कि अगर खून खराबा हुआ तो गद्दी की दावेदारी दोनों ही खो दोगे, इसलिए जल्दबाजी में फैसला न ले। यह सुनकर दोनों पीछे हटते हैं। शरद समझ जाता है गुड्डू की धमकी से कि लाला अफीम की सप्लाई गुड्डू को कर रहा है। शरद घर पहुंचकर कलीन को बताता है लाला के बारे में। कलीन यह सुनकर कुछ सोचता है। तब कलीन बताता है कि लाला की अफीम जलमार्ग से होकर आती है मिर्जापुर में। शरद यह इंफॉर्मेशन माधुरी को देता है। माधुरी का सेक्रेटरी पुलिस को जलमार्ग के रास्ते पर तैनात होने को कहता है, मगर उन्हीं पुलिस की टीम में प्यारे लाल भी मौजूद होते हैं।
जो लाला और शबनम के साथ काम करते हैं। इधर गुड्डू को बीना समझाती है कि शरद को अफीम के बारे में बताने से वह अलर्ट हो गया होगा। अगर अफीम का नुकसान हुआ तो हमें दिक्कत हो जाएगी। गोलू को ढूंढना है तो तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करो और अपना दबदबा बनाए रखो। बीना गुड्डू को एक सफेद पाउडर देती है जिसे वह नाक से सूंघ कर अंदर लेता है। कहानी की शुरुआत बदलापुर से होती है। तभी रात के समय दो गाड़ियां सन्नाटे रास्ते से जाते हुए एक जगह पर रुकती है जहां पर कुछ झोपड़ियां भी हैं और फिर कुछ लोग उन गाड़ियों से शराब की बोतलें बेचना शुरू करते हैं। मगर तभी वहां पर कुछ मोटरसाइकिल में लोग आते हैं और गाड़ियों के आदमियों पर हमला बंदूक से करते हैं। सबको मारने के बाद उन गाड़ियों पर आग लगाकर वह मोटरसाइकिल वाले वहां से चले जाते हैं। इधर शरद शुक्ला के लोग गुड्डू भैया के लोगों पर हमला करते हैं। जब गुड्डू को इस बात की खबर लगती है तब गुड्डू शुक्ला के आदमियों को कोठे में घुसकर गोली मारता है। गोलू न मिलने पर गुड्डू मेंटली स्टेबल होने के लिए एक्सरसाइज का सहारा लेता है, मगर गुड्डू रुकता नहीं है और शरद शुक्ला के आदमियों को मारता रहता है। गुड्डू की हरकत शरद तक पहुंचती है। शरद सारी बात कालीन से बताता है। कालीन शरद को समझाता है कि गुड्डू खुद का विनाश खुद करेगा, मगर तुम दिमाग से काम लो, क्योंकि गद्दी का हकदार वो है जो वायलेंस को रोक सके, न कि वायलेंस कर सके। इधर मुरव्वर गुड्डू को फोन से समझाता है कि मार धाड़ बंद करो वरना कुछ सही नहीं होगा, मगर गुड्डू कहता है जब तक गोलू नहीं मिलती मैं रुकूंगा नहीं, जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा। फोन काटने के बाद गुड्डू तौसीफ को अफीम की डिलीवरी पर ध्यान देने को कहता है। अफीम नेपाल से निकलकर बोट में गोरखपुर के पास राप्ती रिवर से जो आ रही होती है, मगर पुलिस बोट उन्हें पकड़ती है। पुलिस टीम में प्यारे लाल भी होते हैं, मगर पुलिस को बोट पर कुछ नहीं मिलता। प्यारे लाल की वजह से अफीम पहले ही लाला के घर यानी शबनम के पास होती है। शबनम गुड्डू को अपने घर बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है, मगर गुड्डू शबनम को समझाता है कि गुड्डू को कोई समझा और कंट्रोल नहीं कर सकता। गुड्डू सारी अफीम लेकर वहाँ से चला जाता है। त्रिपाठी कोठी पर बीना और गुड्डू आपस में बात करते हैं। बीना गुड्डू से पूछती है कि अगर बाहुबलियों में अफीम रबड़ी की तरह बांटोगे तो उनके प्राइस नीचे नहीं गिर जाएंगे। तब गुड्डू समझाता है कि अगर नेपाल वालों को प्रॉफिट नहीं दिखाया तो सप्लाई बंद हो जाएगी, इसलिए अभी प्रॉफिट के साथ साथ नेटवर्क जरूरी है। इधर शरद का आदमी उसको बताता है कि गुड्डू की अफीम की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। अगर गुड्डू की अफीम को मार्केट में आने से नहीं रोका तो हमारी अफीम दिक्कत में आ जाएगी। शरद इस पर दिमाग लगाना शुरू करता है। इधर सीएम ऑफिस में माधुरी अपने सेक्रेटरी से बातचीत करती है और कहती है हमें बाहुबली और पुलिस का कनेक्शन तोड़ना होगा। गोलू की मिसिंग रिपोर्ट लेकर बड़े ऑफिसर के ऑफिस के बाहर गोलू के फादर बैठे होते हैं, मगर वह ऑफिसर स्पेशल इंक्वायरी करने से मना करता है क्योंकि गोलू खुद पुलिस की ब्लैक लिस्ट में है। तभी एकदम से खबर आती है कि सीएम माधुरी ने पूरे प्रदेश के एसपी बदल दिए हैं, मगर यह फैसला मंत्री सोलंकी के मिनिस्ट्री से होकर जाना चाहिए था। इसलिए मंत्री सोलंकी गुस्से में माधुरी से मिलने जाते हैं, मगर माधुरी उन्हें मीटिंग से बाहर निकाल देती है। एक तरफ भरत खाना लेकर गोलू के पास जाता है जिसे नीचे के कमरे में बांधा हुआ है। भरत गोलू की चोट को फिर से ताज़ा करता है और उसे चेतावनी देता है। गोलू को चोट पहुंचाकर भरत को अच्छा लगता है। तभी रात के समय माधुरी का सेक्रेटरी माधुरी को टीवी ऑन करके न्यूज दिखाता है जिसमें माधुरी के पापा की वीडियो चल रही होती है और दूसरी वीडियो कॉलेज की डीन की होती है, जिसमें डीन बताता है कि माधुरी के पहले पति की हत्या माधुरी के पापा ने की थी ताकि लोगों से सिंपैथी पाकर सरकार बना सके। यह खबर मीडिया पर जोर पकड़ रही होती है। माधुरी जरीना को बुलाती है जो पहले नाच कर पैसे कमाती थी, अब छोटा मोटा नेतागिरी करती है। माधुरी जरीना को जेपी यानी माधुरी के चाचा को बाहर निकालने को बोलती है और बदले में उसे लखनऊ में परमानेंट करने की बात कहती है। तभी पता लगता है कि जेपी जिंदा है और छुपा है। रमाकांत के कहने पर आज जेल से काफी लोगों को बेल मिलने वाली है, इसलिए रॉबिन डिम्पी सभी के परिवार वालों को बस में बिठाकर केंद्रीय कारागार लाते हैं। मगर तभी सबको पता लगता है कि जेल के अंदर बेल की खुशी में सेलिब्रेशन चल रहा है। तभी रहीम शायरी सुनाने स्टेज पर आता है। शायरी सुनाकर तारीफ बटोरता है। तभी लाला रहीम की तारीफ करते हुए उसके पास आता है और लाला रहीम को आशीर्वाद देता है। तभी रहीम हाथ में पकड़ी पेंसिल लाला की गर्दन में घुसा देता है। यह देखकर सभी शौक हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत स्कूल से होती है जिसके बेसमेंट पर शत्रु यानी भरत त्यागी ने गोलू को बंदी बना रखा है। गोलू को भरत की हरकतों और बोलचाल से पता लग जाता है कि वह भरत नहीं बल्कि शत्रु है।
गोलू शत्रु को एक बार फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मिर्जापुर साथ में चलने को कहती है, मगर शत्रु गोलू से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे एक बार फिर बेवकूफ बना रही हो, मगर मैं इस बार बेवकूफ नहीं बनूंगा। शत्रु बंदूक गोलू की तरफ तानता है, मगर तभी गोलू कहती है अगर तुम्हें भरत की झूठी जिंदगी से बाहर निकलना है तो तुम्हें दादा त्यागी को मारना होगा। यह सुनकर भरत गोलू को अंदर बंद करके वहाँ से चला जाता है। इधर बीना त्रिपाठी माधुरी के सेक्रेटरी और शरद की मदर को कॉल करके यह बोलती है कि वह त्रिपाठी कोठी में बंदी है, उसे मदद की जरूरत है, मगर बीना यह झूठ क्यों बोल रही है अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है। इधर शरद अपने बिजनेस पार्टनर से बातचीत कर रहा होता है, तभी वह बताता है कि सिवान में दारू की डिलीवरी हो चुकी है, मगर पिछले 10 साल में पहली बार एडवांस मनी नहीं आया। भरत से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बार माल ज्यादा बिका नहीं और थोड़ा दिमाग भी कहीं और था। यह बात सुनकर शरद का दिमाग दौड़ने लगता है और वह समझ जाता है कि भरत ने ही गोलू को गायब किया है। इधर सिवान में भरत त्यागी को अपने इन्फॉर्मर का कॉल आता है जो बताता है कि नाके पर नया एसपी आया है और यूपी की गाड़ी यानी गोलू की गाड़ी के बारे में पूछताछ कर रहा है। उसे पैकेट भी दिया मगर वह माना नहीं। आप कुछ करिए ना भैया। तब भरत कहता है अगर अपना मुंह खोला तो चमड़ी निकाल लूंगा, आगे मैं एसपी को देखता हूँ। यह कहकर भरत फोन काट देता है। इधर भरत यानी शत्रु अपने पिता की आंखों में शत्रु के लिए प्रेम देखता है। एक तरफ शगुन अपने अब्बा यानी लाला का अंतिम संस्कार करती है, इसमें गुड्डू भी प्रेजेंट होता है। सिवान में शरद भरत से मिलने एक बार फिर आता है, जहाँ पर शरद कहता है कि तुमने ही गोलू को गायब किया है ना। तब भरत साफ इनकार कर देता है कि उसने गोलू को गायब नहीं किया। दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है, इस वजह से दोनों प्रोफेशनल रहने को कहते हैं। जाते जाते शरद कहता है कि एडवांस भिजवा देना वरना सप्लाई रुकवा दूंगा। सुबह के समय कलीन भैया शरद को समझाते हैं कि उसने लाला को मारकर पूरा बिजनेस अब गुड्डू के हाथ में थमा दिया है। अब हमें पता भी नहीं होगा कि माल कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। कलीन भैया के कहने पर शरद जौनपुर में दिग्गजों की मीटिंग रखता है, जहां पर सभी दिग्गजों को बुलाया जाता है, यानी गुड्डू भैया को भी। कलीन भैया छुपकर सबकी बातें सुन रहा होता है। मीटिंग में शरद कहता है कि हिंसा रोकनी होगी, जिसके रोकने के लिए हमें आज फैसला लेना होगा, क्योंकि 2 क्षेत्रों की वजह से पूरे पूर्वांचल का बिजनेस बिगड़ रहा है। इसलिए हमें पूर्वांचल की गद्दी के 2 हिस्से कर देने चाहिए, जौनपुर और मिर्जापुर में। सभी शरद की इस बात पर अग्री करते हैं। तभी गुड्डू भैया कहता है कि बिल्कुल सही आइडिया है, फ्री हैंड रहेंगे तो फ्री हैंड खेलेंगे, मगर हम दोनों के बीच कोई तीसरा आया तो उसका सत्यानाश तो होगा ही। गुड्डू जाने से पहले मुरव्वर मियाँ को धमकी देते हैं कि दशहरे के बाद तुम्हारी लंका हम ही लगाएंगे, याद रखना। और शरद के लिए एक गिफ्ट रख जाता है। सबके जाने के बाद शरद वह गिफ्ट खोलता है, उसमें किसी का कटा हुआ सर निकलता है। यह देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। इधर दादा त्यागी को पता लगता है कि व्यापार मंदा चल रहा है और वह इस पर भरत त्यागी को खूब डांट लगाते हैं और उसे एक कारखाने में ले जाते हैं, जहां पर भरत त्यागी के इन्फॉर्मर को जंजीर से बांध रखा होता है। दादा त्यागी उन्हें भरत के सामने मारते हैं और पूछते हैं कि कलीन भैया की रहने की जगह की इंफॉर्मेशन किसने लीक की। दादा त्यागी उन इन्फॉर्मर्स को जान से ना मार दे, इसलिए भरत उन्हें समझाकर बैठा देता है और इस मामले में दादा त्यागी को विश्वास दिलाता है कि वह जानकारी निकाल कर ही रहेगा। इसके बाद शाम के समय भरत यानी शत्रु गोलू से मिलने बेसमेंट में जाता है और गोलू को समझाता है कि वह झूठ बोल रही थी। सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर गोलू बोलती है तुमसे नहीं भरत से करते हैं। गोलू यह क्लियर कर देती है कि गुड्डू के अलावा उसकी जिंदगी में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यह सुनकर भरत यानी शत्रु को जलन होती है और वह गोलू की तरफ बंदूक तान कर चला देता है। कहानी की शुरुआत मिर्जापुर जौनपुर सीमा से होती है, जहां पर बड़े से कूड़े के ढेर से एक जली हुई लाश मिलती है। उसकी खबर तुरंत पुलिस को दी जाती है। इधर भरत त्यागी घर लेट से पहुंचते हैं और साथ में घायल भी होते हैं। सलोनी उनकी चोट पर मरहम पट्टी करती है। उसी दौरान भरत यानी शत्रु सलोनी के साथ इंटीमेट हो जाता है। दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। सुबह का समय इधर मिर्जापुर जौनपुर सीमा पर पुलिस पहुंच जाती है, जिसमें गोलू के पापा भी होते हैं। उस लाश के कपड़ों और सामान से यह क्लियर कर दिया
जाता है कि वह जली हुई लाश गोलू की है। यह जानकर गुड्डू के सामने गोलू के पापा खुद को गोली मार लेते हैं। यह देखकर गुड्डू और अकेला और परेशान हो जाता है। इधर जेल में रमाकांत रहीम से मिलने जाता है, जिसे कड़ी कारावास में डाला होता है क्योंकि उसने लाला को जान से मार डाला। रमाकांत के पूछने पर रहीम कहता है जौनपुर से अच्छे पैसे मिले इसलिए मार दिया, इससे ज्यादा आपके समझने के लिए कुछ नहीं है, फैमिली भी तो देखनी है। यह सुनकर रमाकांत हैरान होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर मिर्जापुर में गुड्डू का दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि उसकी जिंदगी से सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जा चुका है। वह लगातार ड्रग्स लेता रहता है। गुड्डू अपनी फैमिली से मिलने जाता है मगर उन्हें दूर से देखकर वापस लौट जाता है। इधर जौनपुर में कलीम भैया शरद को समझाते हैं कि त्यागी जानबूझकर गोलू के मर्डर का इल्जाम तुम पर डालना चाहता है। तब शरद कहता है मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा क्योंकि हर कोई मुझे ही खूनी समझेगा। तब कलीम भैया कहते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब है गुड्डू से डायरेक्ट दुश्मनी लेना, मगर शरद याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कहानी अब लखनऊ पहुंच जाती है जहां शरद माधुरी से मिलने जाता है और दोनों गुड्डू को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। इधर गुड्डू परेशान है कि वह अब अकेला पड़ गया है, इसलिए जेल में मिलने अपने पिताजी यानी रमाकांत जी के पास जाता है, जहां पर वह बोलता है कि इस सफर में मैं अकेला पड़ गया हूँ, अब क्या करे। तब रमाकांत कहते हैं मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मगर सर्वाइवल के लिए जरूरी है वही करना। गुड्डू वहाँ से निराश होकर वापस चला जाता है। इधर आईजी दुबे की पोस्टिंग मिर्जापुर में हो जाती है, मगर उसे वहाँ जाकर पता लगता है कि गुड्डू से मिलने के लिए उसे खुद उसके पास जाना होगा। आईजी दुबे अपनी फोर्स के साथ गुड्डू की कारपेट की फैक्ट्री पहुंचते हैं, जहां पर आईजी दुबे गुड्डू की डायरेक्ट बात फोन से सीएम माधुरी से कराते हैं। सीएम माधुरी गुड्डू को डायरेक्टली कहती है कि अगर त्रिपाठी फैमिली को कुछ हुआ तो रमाकांत को सजा देने से हमें कोई नहीं रोक सकता, इसलिए त्रिपाठी फैमिली को सही सलामत हमें सौंप दो। गुड्डू इस बात का जवाब यह कहकर देता है कि बीना और उसका बच्चा मेरी गिरफ्त में होता तो अब तक जिंदा न होता, इसलिए जिसे जो सही लगे वो वह करे। इसके बाद फोन कट कर दिया जाता है। आईजी दुबे अपनी फोर्स के साथ वहां से चले जाते हैं। इधर डिम्पी और उसकी फैमिली को पता लगता है कि रमाकांत के केस को जज करने वाले चीफ जस्टिस बदल दिए गए हैं। इधर गुड्डू अलग परेशान होता है यह सुनकर। इधर भरत त्यागी और दादा त्यागी के बीच थोड़ी कहासुनी होती है। ब्रेकफास्ट के वक्त भरत त्यागी गिन्नी को लेकर स्कूल छोड़ने चला जाता है बिना बात क्लियर किए। यह बात सलोनी को थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वह भरत और गिन्नी का पीछा करती है। क्लास शुरू होने के बाद गिन्नी अपनी क्लास में चली जाती है और भरत बेसमेंट में जाता है। सलोनी भी उसका पीछा करते करते बेसमेंट पहुंच जाती है। जैसे ही भरत गोलू से मिलकर बाहर आ रहा होता है तभी दरवाजे के पास सलोनी खड़ी होती है। सलोनी को देखकर गोलू जोर से बोलती है शत्रु यह तुम्हारी भाभी है, अब तो तुम गए। यह सुनकर सलोनी समझ जाती है कि जिसे वह भरत समझ रही थी वह शत्रु है। सलोनी वहाँ से भागने लगती है, मगर शत्रु सलोनी को पकड़कर हड़बड़ी में गोलू वाले रूम में बंद कर देता है, मगर सलोनी का पर्स बाहर ही गिर जाता है। शत्रु रूम का बाहर से ताला लगाकर सलोनी का पर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर रमाकांत की सुनवाई का दिन होता है। कोर्ट में गुड्डू भी अपने आदमियों के साथ बैठा होता है ताकि अगर जज ने रमाकांत को फांसी दी तो उस जज को वही मार देंगे। पुलिस भी वहाँ पर खड़ी होती है क्योंकि उन्हें गुड्डू को पकड़कर जेल में डालना है, जिसके लिए गुड्डू के हाथों कोई कांड होना जरूरी है। मगर जज के फैसला सुनाने से पहले रॉबिन कोर्ट में एक गवाही देता है कि यह केस ही झूठा है, क्योंकि रमाकांत और एसएसपी मौर्य आईजी दुबे के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि मैंने ही गुड्डू की सारे इलीगल धंधों की इंफॉर्मेशन रमाकांत को दी थी। मगर हमें यह नहीं पता था कि आईजी दुबे और एसएसपी मौर्य गुड्डू को गिरफ्तार करने के बजाय उसका एनकाउंटर करने की कोशिश करेंगे, वो भी बिना किसी परमिशन के। यह सुनकर जज सुनवाई आगे बढ़ा देता है और एक नई तारीख इस केस को दी जाती है। शाम के समय रमाकांत के घर डिम्पी रॉबिन से नाराज होती है कि उसने उसे पूरी बात क्यों नहीं बताई, मगर रॉबिन किसी तरह डिम्पी को मना लेता है। सब सही चल रहा होता है, तभी वहाँ पर गुस्से में गुड्डू आता है और रॉबिन पर भड़क जाता है। दोनों में थोड़ी सी कहासुनी होती है क्योंकि गुड्डू को लगता है अगर रॉबिन उसकी इंफॉर्मेशन उसके पापा को नहीं देता तो उसके पापा जेल में नहीं होते। बातचीत करते करते गुड्डू को बहुत गुस्सा आता है और वह रॉबिन की आंखें अपने हाथों से फोड़ देता है, जिस वजह से रॉबिन की मौत वहीं पर हो जाती है। कहानी की शुरुआत शत्रु के घर से होती है, जहाँ पर शत्रु तेजी से बैग पैक कर रहा होता है। तभी शत्रु की माता आती है और उससे पूछती है कि इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो। तब शत्रु
शत्रु कहता है कि सलोनी के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। शत्रु का मूड देखकर उसकी माँ बोलती है कि क्या अभी भी नाराज हो दद्दा से? तब शत्रु कहता है कि वो मुझे कभी नहीं समझेंगी। तब माँ बोलती है कि मैं तो समझूंगी, मुझे बताओ। तब शत्रु गुस्से में कहता है कि मैं भरत नहीं शत्रु हूँ, क्या आप यह समझ सकती हैं? तब शत्रु की माता कहती है मुझे बस इतना पता है कि मेरा एक बेटा मर चुका है और भरत पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या बनना है। इधर सलोनी के पूछने पर गोलू उसे बताती है कि वह गोलू है। यह सुनकर सलोनी थोड़ी कंफ्यूज होती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही शरद ने गोलू को मार दिया है क्योंकि उसकी जली हुई लाश मिली है। यह सुनकर गोलू समझ जाती है कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। फिर सलोनी कहती है शत्रु मुझे कभी नहीं मारेगा। तब गोलू कहती है आप कहाँ हैं देख लीजिए, मैं किस हालात में हूँ यह भी देख लीजिए। बल्कि शत्रु मुझसे कहते हैं कि वह मुझसे प्यार करते हैं। यह सुनकर सलोनी गोलू की मदद करती है। हथकड़ी की कुंडी बाहर निकालने के लिए दोनों कामयाब होते हैं और दोनों शत्रु का वेट करते हैं। इधर रमाकांत के घर पर पुलिस वासुदा से पूछती है कि रोबिन को किसने मारा। वसुधा गुड्डू का नाम लेती है। त्रिपाठी कोठी पर गुड्डू अकेला बैठा होता है। तभी पुलिस फोर्स के साथ कोठी आती है और गुड्डू अपने आप को सरेंडर कर देता है और पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है। और बीना और उसके बच्चे के साथ साथ नुकरानी को भी पुलिस माधुरी के घर पहुंचा देती है। इधर माधुरी शरद को बताती है कि गुड्डू अब पुलिस मतलब हमारी गिरफ्त में है। यह सुनकर शरद खुश हो जाता है और माधुरी को गले लगाता है। दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इधर जेपी के कहने पर गुनगुन जरीना को अप्रोच करता है और उससे कहता है कि एक कस्टमर है, आपसे पर्सनली मिलना चाहता है। और गुनगुन उसे पैसों का बैग दे देता है। पैसों का बैग देखकर जरीना मुस्कुराती है। इधर जेल के अंदर माधुरी गुड्डू से मिलने आती है, मगर गुड्डू कहता है कि वह मुन्ना को रोज मारता है। यह सुनकर माधुरी को दुख पहुंचता है, मगर माधुरी गुड्डू को अपनी बातों से नीचा दिखा रही होती है। लेकिन गुड्डू माधुरी की बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता। इसके बाद माधुरी वहां से चली जाती है। इधर शत्रु बेसमेंट के कमरे पर घुसता है। सलोनी गोलू के कहने पर शत्रु का ध्यान अपनी बातों पर उलझाती है, मगर तभी शत्रु कहता है कि वह भरत है, शत्रु नहीं। यह सुनकर गोलू हैरान होती है। तभी गोलू सलोनी को शत्रु की तरफ धक्का देती है और सलोनी का हाथ की नस काट देती है, मगर उसे शत्रु की बंदूक की गोली पीठ पर लग जाती है। मगर गोलू वहां से भाग निकलने में कामयाब होती है। इधर शत्रु सलोनी को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। माधुरी के ऑर्डर पर जेल में जेलर के कहने पर 10-15 लोग मिलकर गुड्डू को मारते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। गुड्डू की जख्मी हालत में जेलर फोटो खींचकर किसी को भेजता है। इधर शरद की माँ शरद की तारीफ करती है और कहती है कि उसने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। एक तरफ माधुरी घर पर बीना के लिए खाना और गाने का इंतजाम करती है। बीना अपना दुख सुना रही होती है माधुरी को। तभी माधुरी गुड्डू की जख्मी हालत वाली तस्वीर उसे दिखाती है। यह देखकर बीना घबरा जाती है और चुपचाप फोन नीचे रख देती है। डिम्पी जेल आती है अपने पापा से कहने की वह गुड्डू पंडित को सजा दिला कर रहेगी और रमाकांत उसे सारे सबूत दे देता है जो उसके पास मौजूद होते हैं। रात के समय डिम्पी को सबूतों की फाइल से एक बात पता लगती है कि माधुरी के पापा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शरद था। कहानी की शुरुआत गुड्डू की फैक्ट्री से होती है, जहाँ पर सभी कर्मचारी तौसीफ से सैलरी की डिमांड कर रहे होते हैं। तौसीफ उन्हें समझा रहा होता है कि जल्द ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तभी वहाँ पर जख्मी हालत में गोलू पहुँचती है, जिसे देखकर सभी कर्मचारी बिना विरोध किए चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। गोलू अपने जख्मों को साफ करती है और पानी से अपना मुंह धोती है। फ्रेश होने के बाद गोलू कुर्सी पर बैठती है, जहाँ पर गोलू को पता लगता है कि गुड्डू जेल जा चुका है और गोलू के पापा भी नहीं रहे। यह सुनकर गोलू रोने लगती है, मगर फिर वह खुद को संभालती है। इसके बाद गोलू नेता सत्यप्रकाश को फोन करती है, जिसे वह कहती है जेपी के साथ मेरी मीटिंग सेट करो। सत्यप्रकाश हाँ में जवाब देता है। इधर गुनगुन जरीना को जेपी यादव के पास ले जाता है। जरीना जेपी को देखकर थोड़ा हैरान होती है। जेपी उसे माधुरी की सरकार गिराने को बोलता है, मगर जरीना बनावटी मुस्कान दिखाते हुए कहती है अगर मैं माधुरी की सरकार गिरा दूं तो नेक्स्ट सीएम मैं बनूंगी। जेपी जरीना को कहता है गांव बसने से पहले सबसे ऊंची इमारत पर बैठने के सपने मत देखो। सुबह का समय माधुरी लोगों के सामने अपने पिताजी की मूर्ति का इनॉग्रेट कर रही होती है, मगर जरीना शरद के पास जाकर सब बात बता देती है और शरद फोन करके जेपी के सीएम को समझाता है कि जेपी जिस बिल में है उसी बिल में रहे। इधर गोलू जेपी से मिलने उसके घर जाती है, मगर जेपी गोलू का साथ देने से मना कर देता है। तब गोलू जेपी को गुस्से में समझाती है कि अगर माधुरी की सरकार गिरानी है तो गुड्डू को जेल से निकालना होगा।
जेपी कुछ सोचने लगता है। इधर डिम्पी शरद वाले सारे सबूत माधुरी को दे देती है। माधुरी सबूत पाकर दुखी होती है क्योंकि शरद ने ही माधुरी के पिता को मारा और शरद ने यह बात उससे छुपाई। रात के समय शरद माधुरी से मिलने उसके घर आता है, जहाँ पर माधुरी उससे पूछती है कि शरद, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। मगर शरद कहता है कि कालीन भैया जिंदा है और हमारे घर में है। शरद माधुरी के पिता के बारे में कुछ नहीं बताता है। माधुरी बिना कुछ बोले बीना के कमरे में जाती है, जिसे वह कहती है कि अब आप तैयारी कीजिए क्योंकि अब आप और लल्ला अपने घर जाएंगे। एक तरफ जेपी सोलंकी से मिलने जाता है, तभी वहाँ पर गोलू आती है। गोलू सोलंकी और जेपी को पूरा प्लान समझाती है कि कैसे हमें अपना दबदबा बढ़ाना है। इधर शरद कालीन भैया को कहता है कि माधुरी आपसे अकेले में मिलना चाहती है। माधुरी अब हमारे साथ। कालीन शरद की बात मानता है और माधुरी से मिलने जाता है, जहाँ पर माधुरी कालीन से कहती है अगर बीना और लल्ला सही सलामत चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। इधर रात के समय शरद के घर बाहुबलियों की मीटिंग होती है। तभी उस मीटिंग पर कालीन भैया आता है, जिसे देखकर सभी बाहुबली सलाम करते हैं। कालीन गद्दी शरद को सौंपता है। तभी शरद गद्दी की तरफ जा रहा होता है। कालीन जो गद्दी के पास खड़ा है वह शरद को गोली मारता है। तभी वहाँ पर आईजी दुबे अपनी फोर्स के साथ आता है और सारे बाहुबलियों को मार डालता है। शरद जख्मी हालत में गद्दी पर बैठता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। कालीन वहाँ से चला जाता है। फाइनली माधुरी बीना और लल्ला को कालीन को सौंप देती है। बीना कालीन को देखकर हैरान होती है, मगर बीना बनावटी मुस्कान के साथ कालीन को गले लगाती है। बाद में कालीन गुड्डू को मारने जेल जाता है, मगर वहाँ जाकर पता लगता है गुड्डू भाग चुका है। इधर गुड्डू गोलू को देखकर उसे गले से लगाता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। इसमें 10 एपिसोड, हमने सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।